गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूं। चैप्टर का नेम है हमारा ग्रेविटेशन। आज मैं आपको ग्रेविटेशन से जुड़े हुए बहुत से कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। आज की वीडियो में जो हमें सीखना है वो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे रहेंगे। क्या क्या है जो आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले ये जानना है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उस कॉन्सेप्ट को आज हमें डिटेल में जानना है। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं ये आज हमें जानना है इस वीडियो में। थर्ड, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, और इसके एक यूनिवर्सल लॉ को जानना है जो काफी ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा फेमस है। स्टूडेंट, अब आपको एक और जानने को मिलेगा, हाउ टू फाइंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड मींस उसकी यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। ये आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। ये सभी कॉन्सेप्ट आज आप सीखोगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और भी आपको काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चलिए तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके स्टूडेंट, अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को जानने की कोशिश करेंगे। आज इसके कॉन्सेप्ट को हमें सबसे पहले समझना है। तो आपने डेली लाइफ में कई एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं कुछ हाइट से इसे डाउनवर्ड यहाँ से फेंक रहा हूँ, तो हमेशा आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट नीचे वाली डायरेक्शन में मूव करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसी तरीके से जैसे मेरी ये एक बॉल है, मैं इसको एक हाइट से नीचे फेंकता हूँ तो ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ऐसा क्या हो रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है, अर्थ जो है एक फोर्स अप्लाई कर रही है इनके ऊपर, इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। जो कौन कर रहा है, अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रही है जो कैसा है, अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का है, और एक फोर्स अप्लाई हो रही है इन दोनों ऑब्जेक्ट पर, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की तरफ मूव होते हुए आपको दिखाई देते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा, अगर हम एक बॉडी को यहाँ से फॉल कर रहे हैं किसी हाइट से और ये ऑब्जेक्ट आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे, ऐसा आपने कभी अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारा एक फोर्स अप्लाई करती है इन ऑब्जेक्ट पर, और वो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अट्रैक्टिव नेचर के होने की वजह से ये हमेशा अर्थ हर चीज को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करती है। अर्थ क्या करती है, अर्थ पुल ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट टुवर्ड it because it apply a attractive या attraction force at all object। ओके, इस वजह से ये रीजन है, अर्थ हमारा एक फोर्स अप्लाई करती है जो कि एक अट्रैक्टिव नेचर का है, और जिसकी वजह से अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड में, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ये फोर्स जो है, जो नेचर में कैसे टाइप का है, अट्रैक्टिव नेचर का, इसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है, खींच रही है। ओके, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जिस फोर्स से क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है या पुल करने की कोशिश कर रही है, पुल करती है, उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके,
आपने ये डेली लाइफ में बहुत देखा होगा। ओके, अब मैं इससे कुछ आगे बढ़ते हुए आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। अब आप ये समझ चुके हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड में पुल करने की कोशिश कर रही है, और ये आपको कभी भी नेचर में पुश टाइप का नहीं दिखाई देगा, ये हमेशा पुलिंग टाइप का होता है और हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। ओके, ये फोर्स हमारा किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग सकता है। जितने भी हमारे अर्थ पर या हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट लाइक ये ए मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा बी एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ m है और इसका मास m2 है। कोई भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास हो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करेगा, ए बी को अपनी साइड में क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और बी इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ए को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, बी, और बी को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ए। एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये F1 फोर्स और ये F2 फोर्स। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैंने अभी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को समझाया। दो तरीके से मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को समझाने की कोशिश की। एक, मैंने आपको ये समझाया अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू अ फोर्स दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक तो मैंने ये बताया। दूसरा आपको बताया था कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास अपना मास है या जो मास वाली बॉडी है, जिनके पास मास है, ऐसी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, हमेशा अट्रैक्ट करेंगी। तो वो एक दूसरे को जो दो बॉडी हैं लाइक दिस, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, तो इनके पास अपना मास है, ये इसमें कुछ ना कुछ मास होगा, इसमें भी कुछ मास है। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो दो बॉडी हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। किस फोर्स की वजह से, एक फोर्स की वजह से होता है जिस फोर्स का नाम क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ए अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू विच अर्थ पुल ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मीन्स अपनी तरफ पुल करती है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइक दिस मार्कर, जैसे मैं इस मार्कर को किसी हाइट से ड्रॉप करता हूं तो आप देखेंगे हमेशा ये नीचे वाली साइड में ड्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ इसको एक फोर्स की मदद से अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रही है। किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, अब नेक्स्ट, इट इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट एनी टू ऑब्जेक्ट विच हैव मास। तो लाइक दिस, ए बॉडी है हमारी, एक ए ऑब्जेक्ट है और एक हमारा अनदर ऑब्जेक्ट बी है। इसके पास कुछ मास है m1 और इसके पास कुछ मास m2 है। तो ये दो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इस वाले को अपनी साइड में m1 क्या करेगा, ए ऑब्जेक्ट ड्यू टू m1 मास अपनी साइड में, मींस ये क्या करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सिमिलर m2 वाला जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो m1 मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी साइड में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस फोर्स की वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल
फोर्स। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट आगे बढ़ते हुए मैं अब बात आपको क्लियर करता हूं इसकी। अब आपको एक नोट पॉइंट करके यहां पे लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स is always attractive in nature. Okay, it never repulsive इन नेचर। आप कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यूनिवर्स के किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में देखेंगे, या जहां पर भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट देख पा रहे हो या समझ पा रहे हो, तो आप हमेशा उनमें क्या देखोगे? अट्रैक्शन देखोगे, अट्रैक्टिव नेचर देखोगे। मीन्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे, कभी भी वो आपको रिपल्सिव नेचर के दिखाई नहीं देंगे। ओके, कभी भी ऐसा नहीं होगा दो ऑब्जेक्ट हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करते हुए, एक दूसरे से दूर भगाते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो ये आपको नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो मैं पॉइंट वाइज लिखता चला जाऊंगा और आपको डिक्टेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख रखे हैं, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इनको कवर कराऊंगा। तो सबसे फर्स्ट क्या है? इट ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, कभी भी आपका रिपल्सिव नेचर का दिखाई नहीं देगा। अब मैं इसको आपको क्लियर कराता हूं। आपने मैग्नेट देखा होगा, ये मेरी एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। आपने देखा होगा अगर मैं एक मैग्नेट इसके पास और इंट्रोड्यूस करा देता हूं, ओके, और मैं इसके पास इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक मैग्नेट मेरी ये है और ये मेरी सेकंड मैग्नेट है, फर्स्ट मैग्नेट और सेकंड मैग्नेट। इस केस में ये जो मेरी फर्स्ट मैग्नेट है और ये मेरी सेकंड मैग्नेट है, फर्स्ट मैग्नेट का साउथ पोल और सेकंड मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने हैं, लाइक दिस। ये मेरी एक मैग्नेट है और ये मेरी एक मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है और इसका ये नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हैं हम। तो क्या होगा? इन दोनों पोल के बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या होगा? अट्रैक्शन का फोर्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट पोल है हमारे, ड्यू टू अपोजिट पोल। ओके, अब यही मैं दूसरा केस लूं। इसी केस में अगर मैं मैग्नेट को इस तरीके से रखता हूं, इधर मेरा साउथ पोल और इधर मेरा इसका नॉर्थ पोल आता है सेकंड मैग्नेट का, और मैं फर्स्ट मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ सेकंड मैग्नेट का साउथ पोल लेकर जाता हूं। मीन्स फर्स्ट मैग्नेट का साउथ पोल, सेकंड मैग्नेट का साउथ पोल लेकर पास में आता हूं, तो आप देखेंगे एक टाइम तक ये पास आएंगे, लेकिन जब हम इनको ज़्यादा पास ले आने की कोशिश करेंगे, इन दोनों के सेम पोल होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा, रिपल्सन ड्यू टू सेम पोल। तो सेम पोल होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? रिपल्सन देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, आप जहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स देख पा रहे हैं या देख सकते हैं, आप देखिएगा वहां पर आपको रिपल्सन नेचर आपको कभी भी नहीं देखने को नहीं मिलेगा।
ऑलवेज आपको अट्रैक्टिव नेचर देखने को मिलेगा। दूसरा एक एग्जांपल और देता हूं मैं इसका। आपने चार्जेस पढ़े होंगे। चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी मैं एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास लेकर आऊंगा तो इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इन केस ऑफ दूसरा केस क्या हो सकता है हमारा, मैं दो नेगेटिव चार्ज को पास लेकर आने की कोशिश करता हूं। ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और ये मेरा एक नेगेटिव चार्ज और है। तो आप देखेंगे इन दोनों के इस केस में आप क्या देखेंगे? रिपल्सन, रिपल्सन। ओके, एक केस और हो सकता है, मैं दो पॉजिटिव चार्ज को पास लेकर आता हूं तो भी दोनों ही केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? रिपल्सन। केवल आपको कहां पर अट्रैक्शन देखने को मिलेगा? जब हमारे अपोजिट चार्ज आपस में पास होंगे। लेकिन अगर सेम नेचर के दोनों पॉजिटिव चार्ज हों या दोनों नेगेटिव चार्ज आप देखेंगे तो उनके बीच में आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको रिपल्सन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर देखने को मिलेगा। ओके, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको कवर कराने जा रहा हूं। सेकेंड, फोर्स एट अ डिस्टेंस। फोर्स एट अ डिस्टेंस मीन्स क्या है? जहां पर भी आप जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट को देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, वो एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं। वो कभी भी एक दूसरे से चिपके हुए होने की उनकी जरूरत नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये मेरी एक अर्थ है, ओके, और ये मेरा एक मून है। आपको पता है अर्थ और मून के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अर्थ इसको एक फोर्स से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। सिमिलर ये मून अर्थ को, ये क्या है? अर्थ मून को अपनी साइड में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी एक फोर्स की मदद से। सेम मून अर्थ को अपनी साइड में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और ये फोर्स F1 है क्या यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, इसी तरीके से मैं एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से ड्रॉप करता हूं तो मेरा ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या अर्थ से चिपका हुआ था? नहीं, ये एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा हुआ था जिसको हमने ड्रॉप किया है। और ड्रॉप करने की वजह से, ड्रॉप करने पर क्या हुआ है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ने इसको अपनी साइड में पुल करने की कोशिश की है या पुल किया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक सर्टेन डिस्टेंस पर होता है। मीन्स दो ऑब्जेक्ट को या दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स देखना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो दो ऑब्जेक्ट चिपके हुए दिखाई दें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फिनोमिना, किसी सर्टेन डिस्टेंस पर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और उनके बीच में मास है। मीन्स दो ऑब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिनके पास अपना मास हो और वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हों, तो आप उनके बीच में क्या देख सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ओके, मीन्स इससे आपको क्या क्लियर हुआ? दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होती है तो भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। मीन्स जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होता है। ये थर्ड लॉ, मोशन के थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। मोशन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन, जो हम एक्शन कर रहे हैं उसका अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग
टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कोई भी अगर हम एक्शन को करते हैं तो उसी के इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, हमारा रिएक्शन देखने को आपको मिलती है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, लाइक ये मेरा एक बोर्ड है, मैं इसको अंदर वाली साइड में पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो ये बोर्ड है जितने अमाउंट मीन जितने फोर्स से मैं इसको पुश करने की कोशिश कर रहा हूं इनसाइड, उतनी ही फोर्स से ये जो व्हाइट बोर्ड है ये मुझे मेरे हैंड को बाहर वाली साइड में पुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मैं इसको इनसाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मुझे उतनी ही फोर्स से बाहर आउटसाइड क्या करने की कोशिश करेगा, पुल करने की कोशिश, पुश करने की कोशिश करेगा। ओके, ये होता है हमारा एक्शन रिएक्शन। अब ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वहां पर आपको ये पॉइंट आपको दिखाई देगा। कैसे, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, ये मेरी एक अर्थ है और ये मेरा एक मून है। आपको पता है अर्थ मून को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, मीन्स इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन कितना, तो मान लेते हैं ये F1 फोर्स से अर्थ क्या कर रही है, ये अर्थ F1 फोर्स से मून को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जो अर्थ है वो मून को F1 फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सिमिलर जो मून है, मून अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल एंड अपोजिट, F1 जितना मैग्नीट्यूड इसका है लाइक 10 न्यूटन से ये खींच रही है, तो 10 ही न्यूटन से मून अर्थ को अपनी साइड क्या करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट, अर्थ हमारा मून को इधर खींचने की कोशिश कर रहा है और मून हमारा अर्थ को इधर किधर, अपनी साइड में, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट लेकिन इक्वल फोर्स से क्या करेंगे, एक दूसरे को अटैक करने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम इनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करेंगे। अगला क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में लग रहा है। अब ये दो बॉडी के बीच में अगर हम कोई भी दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे मेरा ए ऑब्जेक्ट है और ये मेरा बी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। और अभी इन दोनों जो बॉडी हैं, इन दोनों बॉडी के बीच में क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम प्रेजेंट है। ओके, तो मैं देख रहा हूं, लेट्स मैं एक वैल्यू ले लेता हूं यहां पर 20 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लग रहा है। कब, जब मेरा वैक्यूम है इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में और ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ओके, दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या प्रेजेंट है, वैक्यूम प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अभी इस टाइम पर 20 न्यूटन है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वैक्यूम को हटाकर कोई गैस फिल कर देता हूं। वैक्यूम को हटाकर मान लो मैंने यहां पर हाइड्रोजन गैस फिल कर देता हूं मैं। ओके, हाइड्रोजन गैस फिल करूंगा
तो भी मैं देखूंगा यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन ही रहेगी। और भी मैं चेक करके देखता हूँ। अब मैं यहाँ पर वाटर फिल कर देता हूँ, अब मैं देखूंगा डिस्टेंस मैंने सेम रहने दी है, मास सेम रहने दिए हैं और ऑब्जेक्ट सेम रहने दिए हैं। तो भी मैं देखूंगा वाटर में दो ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेम डिस्टेंस पर रखता हूं और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स चेक करूंगा तो वो मेरा 20 न्यूटन ही आएगा। मीन्स इंडिपेंडेंट। ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या मीडियम है, क्या हमारा मीडियम प्रेजेंट है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं, अब इनके बीच में यहाँ एयर है, वैक्यूम प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, या फिर वाटर प्रेजेंट है, या कोई गैस फिल है, या कोई अदर लिक्विड है, या कोई सॉलिड मटेरियल फिल कर दिया है। इस बात से इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना ये वैक्यूम में जितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उतना ही फोर्स अगर मैं इनके बीच में कोई सॉलिड मटेरियल या लिक्विड मटेरियल फिल कर दूंगा तो भी हमारा सेम वैल्यू का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट क्लियर कराने की कोशिश आपको करता हूं। इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। अब इसका क्या मीन है? इसका मीन ये है, मेरा ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास मेरा m1 है और इसका मास मेरा m2 है। अब आपको पता है जब भी ऐसी दो बॉडी होंगी जिनके पास अपना मास है, उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है। कौन सा वर्क करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। अब मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूं। इस टाइम पर जब ये दो ऑब्जेक्ट m1 और m2 मास के दो ऑब्जेक्ट आपस में d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है जिसकी मैं वैल्यू यहाँ पर एक चूज कर ले रहा हूँ 25 न्यूटन। ओके, अब क्या करना है, मुझे ये चेक करना है अदर बॉडी अगर इसके पास आती है। मीन्स अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बॉडी यहाँ पर लेकर आता हूँ इसके पास जिसका मास 2m है और ये एक सी बॉडी है, थर्ड बॉडी आ गई है, थर्ड बॉडी। तो अब ऐसा नहीं है कि इन दो के बीच में जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, इस बॉडी के आने की वजह से इनके ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑफ थर्ड बॉडी on the value of gravitational force between body A and B। ओके, तो थर्ड बॉडी या मैं और भी अदर बॉडी, जैसे मैं एक बॉडी और लेके आ जाऊं 4m 3m कुछ भी, किसी की भी, तो अब ऐसा नहीं है इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स 25 न्यूटन था तो उसकी वैल्यू या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू 25 न्यूटन ही बनी रहेगी। थर्ड बॉडी या अदर बॉडी के आने का इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों के बीच में वर्क कर रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर से सेंटर के बीच में काम करता है। दो बॉडी हैं, दोनों बॉडी के जो सेंटर हैं उनके सेंटर से सेंटर पर वर्क करता है। कैसे, अब देखते हैं। जैसे मेरी ये ए बॉडी है और इसका मास m1 है और एक अदर बॉडी है B जिसका मास
M2 है। इसका सेंटर हमारा ये है C1 सेंटर, और ये मेरा इसका सेंटर है C2। ओके, अब आपको पता है दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये 100% ट्रू है, ये 100% ट्रू है। लेकिन ये दो बॉडी किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? क्या ये बॉडी मेरी इस ऑब्जेक्ट को ऐसे अट्रैक्ट कर सकती है, ऐसे इस तरीके से इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर सकती है, या इस तरीके से अट्रैक्ट करे इस तरीके से, या ये ऑब्जेक्ट मेरा M1 बॉडी मीन्स ए बॉडी को इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है, या इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर सकता है, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर सकता है, या इस तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है? नो। तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो फोर्स है केवल दो बॉडी के सेंटर से सेंटर की तरफ वर्क करता है। मीन्स ये मेरा सेंटर है, इसका सेंटर ये है, ये इसका सेंटर ये है, तो इसका जो इधर फोर्स लगेगा और इसका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा, सेंटर से सेंटर की तरफ। एक बार और देख लीजिए, ये मेरा सेंटर है और ये मेरा सेंटर है, तो ये फोर्स इस तरीके से वर्क करेगा, ऐसे ऐसे नहीं वर्क कर सकता है। ओके, तो कोई भी दो बॉडी होंगी और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करेगा? सेंटर, जो दो सेंटर लाइन है, दो बॉडी के सेंटर हैं, उनको जोड़ती हुई जो लाइन है, सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन है, उस लाइन पर वर्क करता है। तो एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स। तो ये मेरा सेंटर C1, ये मेरा सेंटर C2, और ये वो लाइन है जो इन सेंटर्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो ये मेरी ज्वाइनिंग लाइन है जो इन दो सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, और इसी लाइन पर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। ये M1 हमारा B ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर से सेंटर वाली डायरेक्शन में, अपने सेंटर वाली डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और जो B2 मीन्स B बॉडी है वो M1 वाले को अपनी साइड में, उसके सेंटर वाली साइड में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके स्टूडेंट, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट इसको कवर करा रहा हूँ। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मीन्स क्या है? ये दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे ए और बी, इसका मास M1 है और ये मेरा M2 मास का ऑब्जेक्ट है। इनके बीच में, इनके सेंटर से सेंटर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, F1। ओके, अभी मैं मान लेता हूँ ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 30 न्यूटन का लग रहा है। अभी इनके बीच की डिस्टेंस D है। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करता हूँ। केस सेकेंड, ये मेरा M1, ये मेरा M2 मास का दो ऑब्जेक्ट, और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने 2D कर देता हूँ। क्या मेरा ये फोर्स सेम रहेगा? पहले 30 न्यूटन था, क्या अभी भी ये 30 न्यूटन रहेगा? नो, ये फोर्स मेरा कुछ कम हो चुका होगा। मान लेते हैं ये 20 न्यूटन हो चुका है। अब मैं तीसरा केस लेता हूँ, M1 M2, यहाँ पर 3D डिस्टेंस कर देता हूँ, और मान लेता हूँ इस केस में मेरा फोर्स और कम हुआ होगा तो 15 न्यूटन। ओके, आप देख रहे हैं डिस्टेंस जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, लाइक दिस। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले ये इतनी डिस्टेंस पे थे, 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा था, 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा था। दूसरे केस में जब मैंने इनकी डिस्टेंस को 2D कर दिया तो आप देख रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब मैंने 2D से डिस्टेंस को 3D कर दिया
तो आप देख रहे हैं इनका जो फोर्स अप्लाई हो रहा था 15 न्यूटन हो रहा है थर्ड केस में। मैं ऐसे ऐसे डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाऊंगा तो इस फोर्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन वैल्यू हम इसकी कभी भी जीरो नहीं होगी। कितनी भी डिस्टेंस पर दो ऑब्जेक्ट को ले जाएं, लाइक जो हमारा अर्थ है और सन, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। क्यों? क्योंकि जो जैसे ये हमारी अर्थ है और ये मेरा सन है, इन दोनों के बीच में भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हजारों किलोमीटर, इन दोनों के बीच की फोर्स जो डिस्टेंस है हजारों किलोमीटर है, फिर भी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि ये छोटी रेंज में ही वर्क करेगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। ये बहुत बड़ी रेंज में वर्क कर सकता है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, अगला पॉइंट है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। तो नेचर में ये फोर्स वीकेस्ट है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आपको नेचर में देखने को मिलेंगे, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, और ये हमारा वीकेस्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वो आपकी क्या है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है, इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये जो फोर्स है वीकेस्ट फोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, इट इज सिग्निफिकेंस ओनली फॉर हैवी बॉडी। मीन्स ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनका मास ना के बराबर है, बहुत कम मास है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं ये बॉल इस मार्कर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, या ये बॉल इस मार्कर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो? ऐसा नहीं है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे ये मोबाइल है, क्या मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, या मैं इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ? या ये बोर्ड और जो मेरे बीच में डिस्टेंस कम है, क्या मैं बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या बोर्ड मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है? नो। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारा जो मास है दोनों ऑब्जेक्ट का बहुत कम है। तो ये जो लाइटर मास होते हैं या लाइटर बॉडीज होती हैं, उनके बीच में उतना ज़्यादा इफेक्टिव वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू हमारी कितनी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है। ये वैल्यू वेरी 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 लो वैल्यू है। और इस फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा अभी आप देखेंगे, जी m1 m2 r स्क्वायर। m1 m2 दोनों बॉडी का मास है और r दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है। r क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ओके, और m1 m2 मास एंड m1 m2 मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो जब हमारा m1 और m2 की वैल्यू लाइक 50 kg का मैं ले लेता हूं, और g की वैल्यू मेरी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और रेट डिस्टेंस में मान लेता हूं 2 मीटर, तो 2 to 4। तो आप देखेंगे ये वैल्यू मेरी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी, और मीन्स इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू
और आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल वैल्यू। लेकिन जब आप इसी फॉर्मूले को किस किस के बीच में लगाएं, अर्थ और मास मून दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे, तो आपको पता है इन दोनों का मास बहुत ज़्यादा है। इनका जो मास है वेरी वेरी लार्ज है, वेरी वेरी लार्ज। और इसी वजह से यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो भी फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, वेरी हाई। तो यहाँ पर आप इनके बीच में अट्रैक्शन देख पाएंगे, जबकि दो मैन आपस में किसी क्लास में बैठे हुए हैं या स्टूडेंट बैठे हुए हैं दो क्लास में, तो आप देखते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी कम डिस्टेंस पर बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू आती है वो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है या नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, ना के बराबर होती है। इस वजह से उसका इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल पाता है। जबकि अर्थ और मून या ऐसे दो स्टार्स के बीच में, सन और अर्थ के बीच में, या प्लेनेट और सन के बीच में और हम देखेंगे तो इसकी फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी आएगी। इस वजह से हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो इफेक्ट है देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपका सिग्निफिकेंस कहाँ पर देखने को मिलेगा, केवल हैवी बॉडी, जो बड़ी बड़ी बॉडी हैं उन बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तब आपको ये बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ओके।